हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित तोमर जेएस एकेडमी चैनल में। दोस्तों, बचपन में हमने कई बार देखा है तारों को टूटते हुए, और अभी भी कई बार हम तारों को टूटते हुए देखते हैं। हमारे मन में कई बार ऐसा सवाल आता है, कई लोगों के आता है और कई के नहीं आता होगा, कि यार ये तारे टूट कर जाते कहाँ होंगे, ये जाकर लुप्त हो जाते हैं कि कहीं पर जाकर ठहर जाते हैं, इनका जन्म कैसे होता है, ये मरते कैसे हैं, ये कहाँ से बनते हैं, इनमें प्रकाश या जो लाइट आता है वो कहाँ से आता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये इन्हीं तथ्यों पर आधारित रहेगी। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इनमें हम बात करेंगे तारों के जीवन चक्र का। इससे पहले हम जो लास्ट क्लास में पढ़कर आए थे उस पर एक बार 1 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जाना था कि जो जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी के बारे में हमने देखा था। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है अध्ययन करना। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे आधुनिक भूगोल के जनक हैं वो कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हमारे भूगोल के जनक जो है वो कौन है, हेकेटियस। और व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन थे, हमारे इरेटस्थनीज। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से परमाणु से लेकर बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं सभी क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा है, या ये सभी क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम भी क्या है, ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड के विषय में तो हमने देख लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ खगोलीय इकाई बताई थी, पारसेक बताया था, और उसके बाद मैंने आपको प्रकाश वर्ष बताया था। एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अपन ने क्या देखा था कि जो दूरी मापने की इकाइयाँ थी, सबसे पहले हमने एक इकाई देखी थी जिसका नाम क्या था दोस्तों, खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई में हमने क्या देखा था कि खगोलीय इकाई में हमने देखा था दोस्तों कि ये किस किस के बीच की दूरी नापती है दोस्तों। तो ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी नापती है। हमने देखा था दोस्तों खगोलीय इकाई मतलब 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई थी। तो प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई थी, दूरी मापने की इकाई थी। और दूरी मापने की इकाई में एक वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी ही प्रकाश वर्ष होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों, 9.46 × 10⁻15 मीटर, या 15 मीटर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻12 किलोमीटर। इसका रीज़न क्यों है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा था, ये तो हो गया हमारा खगोलीय इकाई, ये हो गया प्रकाश वर्ष। एक और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या थी दोस्तों, पारसेक। कितना होता है, 3.086 × 10⁻16 मीटर। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई थी, पारसेक। ठीक है, इन इकाइयों के बाद दोस्तों हमने किसके बारे में देखा था, ब्रह्मांड के बारे में देखा था। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, या हम बात करें महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, जॉर्ज लेमनतेयर। क्या नाम था दोस्तों, जॉर्ज लेमनतेयर नाम के वैज्ञानिक ने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या था, ब्रह्मांड नहीं था उस समय, क्या था, एक छोटा सा गोलक था। इस छोटे से गोलक में दोस्तों अनंत मात्रा में क्या था, तापमान था, अनंत मात्रा में टेम्परेचर था, अनंत मात्रा में क्या था दोस्तों, प्रेशर था। इसका घनत्व भी क्या था, अनंत था। तो क्या हुआ था दोस्तों, अकॉर्डिंग टू महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या हुआ था कि ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण इसमें क्या हुआ दोस्तों, छोटे से गोलक में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के कारण सभी दिशाओं में इस विस्फोट के छोटे छोटे कण चारों तरफ चले गए। तो चारों दिशाओं में दोस्तों इस विस्फोट के छोटे छोटे कण चले गए। तो क्या हुआ दोस्तों, कुछ समय बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, फिर कुछ समय बाद दोस्तों हाइड्रोजन बना, हीलियम बना। तो क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे करके इन सभी तत्वों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलकर क्या बनाए थे दोस्तों, गैसों के बादल बनाए थे। क्यों, क्योंकि ये दोनों गैस हैं। तो जब गैसों के बादल बने दोस्तों, तो ये गैसों के बादल एक दूसरे से आपस में टकराए। तो ये दोनों के टकराव के कारण क्या हुआ दोस्तों, तारों का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, तारों का जन्म हुआ। और जब तारों का जन्म हो गया दोस्तों, तो बहुत सारे तारे इकट्ठे हो गए, बहुत सारे तारे इकट्ठे होकर क्या बन गया दोस्तों, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और जब बहुत सारी आकाश गंगा बन गई, तो किसका निर्माण हुआ दोस्तों,
ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, कि प्राचीन समय में या बहुत पहले क्या था, एक छोटा सा गोलक था और या छोटा सा कण था। उस छोटे से कण में क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार इसमें विस्फोट हुआ। तो क्या हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलकर गैसों के बादल बनाया, फलस्वरूप तारों का निर्माण हुआ। तारों के बाद दोस्तों किसका निर्माण हुआ, हमारे आकाशगंगा का निर्माण हुआ और ढेर सारी आकाशगंगाओं ने मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, अब आकाशगंगाओं में ही क्या है दोस्तों, सूर्य है, ग्रह है, पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो ये सभी दोस्तों क्या है, आकाशगंगाओं का हिस्सा है। ये सभी क्या है दोस्तों, कुछ तारे हैं, कुछ ग्रह हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। पहले आकाशगंगा के विषय में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। आकाशगंगा के विषय में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारी जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा का नाम क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी बताओ अपने मन में। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला नाम की आकाशगंगा है। इसका आकार कैसा है दोस्तों, तो इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार इसका आकार है। उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारी मंदाकिनी में कितनी आकाशगंगाएं हैं, या मंदाकिनी कितनी आकाशगंगाओं का समूह होता है, तो 24 आकाशगंगाओं का समूह होता है। उसके बाद मैंने दोस्तों इस सवाल का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा कि हमारी आकाशगंगा के नज़दीक सबसे कौन सी आकाशगंगा है, सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है। दे ही देता हूँ, कौन सी है, एंड्रोमेडा। कौन सी आकाशगंगा है दोस्तों, एंड्रोमेडा नाम की आकाशगंगा है। तो कई सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया था पिछली क्लास, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप, और अपन चलते हैं दोस्तों कहाँ, आगे की क्लास के लिए। दोस्तों पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपका ये वीडियो क्लियर होने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे प्रत्येक वीडियो से संबंधित चयनित प्रश्न निकाले जा रहे हैं और बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रहे हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिए, ताकि हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। और उस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको सभी प्रश्न डेली के, आपके करंट अफेयर और बाकी सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन, ठीक है। तो दोस्तों तारों का जीवन चक्र पे पहुंचने से पहले मैं आपको तारों के विषय में बता दूं कि तारों की परिभाषा क्या है। तो तारे के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप सीधा ये बताना कि देखो भैया, तारे क्या होते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी खगोलीय पिंड, ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी खगोलीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश हो। कहने का मतलब कि वो खगोलीय पिंड जो किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह से या किसी तारे से प्रकाश न लेकर स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करें, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करें, उसे क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं दोस्तों आगे कि तारों का जो जन्म होता है वो किस प्रकार होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या होता है दोस्तों, आकाशगंगा के बारे में मैंने आपको बताया कि जब ढेर सारे तारे आपस में मिल जाते हैं या ढेर सारे जब तारे होते हैं तो उन ढेर सारे तारों का समूह ही क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि आकाशगंगाओं ने क्या किया दोस्तों, घूर्णन चालू किया। आकाशगंगाओं ने घूर्णन चालू किया। तो आकाशगंगाएं जब घूम रही थी तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, जो गैसों के बादल थे, जो गैसों के बादल थे उनमें क्या हुआ दोस्तों, उनके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रभाव पड़ा। जब आकाशगंगाओं ने घूर्णन चालू कर दिया तो गैसों के बादल में क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों कि आकाशगंगाओं के अंदर कौन सी गैस प्रभावित थी, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस। तो आकाशगंगा के अंदर क्या हुआ दोस्तों, आकाशगंगा की कौन सी भुजा में, तो आकाशगंगा, याद रखना प्रत्येक आकाशगंगा की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों, 3 भुजाएं होती हैं। ये पहले नंबर की भुजा, ये दूसरे नंबर की भुजा, ये तीसरे नंबर की भुजा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि ये जो दूसरे नंबर की भुजा है, हमारा सौरमंडल इसी दूसरे नंबर की भुजा से संबंधित है, या इसी दूसरे नंबर की भुजा से
संबंध है या यहीं पर उपस्थित है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों कि जब आकाश गंगाओं ने घूर्णन चालू किया तो गैसों के बादल प्रभावित हुए। फलस्वरूप क्या हुआ कि इन आकाश गंगाओं के अंदर कौन से नंबर की भुजा में, तीसरे नंबर की भुजा में क्या हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन के बादलों ने मिलकर क्या किया दोस्तों, एक विशेष प्रकार के बादल बनाए। हाइड्रोजन के बादलों ने मिलकर एक विशेष प्रकार के बादल बनाए और उन बादलों को, ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, उन बादलों को क्या नाम दिया, स्टेलर नेबुला। क्या नाम दिया दोस्तों, स्टेलर नेबुला। अपन ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, क्या पढ़ा, जब आकाश गंगाओं ने घूर्णन चालू कर दिया तो गैसों के बादल प्रभावित हो गए। गैसों के बादल, कौन से बादल, देखो दोस्तों क्या है कि मैंने आपको बताया आकाश गंगा ब्रह्मांड में क्या है, 98% तारे हैं और 2% धूल मिट्टी के कण हैं। तो क्या है दोस्तों, वो धूल मिट्टी और गैसों के जो बादल हैं उन्हीं की बात चल रही है, वो प्रभावित हुए। तो गैसों के बादल प्रभावित होने से क्या हुआ दोस्तों कि आकाश गंगा के अंदर जो हमारी हाइड्रोजन गैस थी, उस हाइड्रोजन गैस ने आकाश गंगा की तीसरे नंबर की भुजा, कौन सी भुजा, तीसरे नंबर की भुजा में गैसों के बादल बनाना चालू किया और उन गैसों के बादलों को क्या बोला दोस्तों, स्टेलर नेबुला बोला। अब यहाँ से बात चालू कर देते हैं कि जो दोस्तों स्टेलर नेबुला नाम के जो हमारे बादल थे, इन बादलों के साथ क्या घटना हुई। ये बादल दोस्तों बड़े होने लगे, ये दोस्तों बड़े होने लगे तो इनके मध्य का जो सेंटर था दोस्तों, याद रखना कि जो हमारी प्रत्येक आकाश गंगा होती, कोई भी आकाश गंगा हो, उसके बीच में सेंटर तो होता ही है। और जो सेंटर होता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक होल। क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लैक होल कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या था दोस्तों कि इसके अंदर जो ब्लैक होल था, स्टेलर नेबुला के अंदर क्या था दोस्तों, इसका जो सेंटर था, इसका अभी प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर अभी कोई ब्लैक होल नहीं है। ब्लैक होल होगा, वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों क्या था कि आकाश गंगाओं का जो सेंटर होता है, यहाँ पर इस सेंटर में क्या हुआ दोस्तों कि ग्रेविटी फोर्स उत्पन्न हुआ। ग्रेविटी फोर्स बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे इस पेन को मैं आसमान की तरफ ऊपर फेंकता हूँ तो ये पेन वापस जब जमीन की तरफ आता है, पृथ्वी की तरफ आता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। तो दोस्तों प्रत्येक पिंड के अंदर अगर द्रव्यमान है, किसी भी पिंड का अगर द्रव्यमान है तो उसका अपना ग्रेविटी फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल भी रहेगा। तो आकाश गंगाओं के साथ क्या हुआ दोस्तों कि स्टेलर नेबुला या जो आसमान या जो बादल थे, वो बादल क्या हो रहे थे दोस्तों, बड़े हो रहे थे। वो बादल अपने आप क्या हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। इस कारण इनके बीच में इनका द्रव्यमान भी बढ़ रहा था। तो इनके सेंटर में या इनके केंद्र में क्या हो रहा था दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ रहा था। तो दोस्तों एक निश्चित समय पे आके इनका आकार बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन आकार जैसे ही बंद होता है तो दोस्तों क्या होता है कि ग्रेविटी फोर्स का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ग्रेविटी फोर्स का मान बढ़ने लगता है तो एक समय पर आकर ये सिकुड़ने लगते हैं। एक समय पर आकर ये क्या होने लगते हैं दोस्तों, सिकुड़ने लगते हैं। तो जब ये सिकुड़ना चालू होते हैं तो दोस्तों एक निश्चित अवस्था में आकर एक तारा कहलाते हैं, जिनका नाम क्या होता है दोस्तों, आदि तारा। क्या कहलाता है, आदि तारा। अब दोस्तों जब आदि तारा बन चुका, आदि तारा कैसे बना ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आदि तारा बन चुका है, कैसे बना कि स्टेलर नेबुला नाम के जो तारे थे ये एक निश्चित समय तक बड़े हुए और बड़े होने के बाद दोस्तों इनके मध्य में सेंटर में ग्रेविटी फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हुआ। इस कारण ये छोटे हो गए और छोटे होने के बाद सिकुड़ने लगे। और दोस्तों देखना, जब किसी पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा है तो कहने का मतलब उसकी बाहरी सतहों का जो दबाव रहेगा वो उसके केंद्र की तरफ रहेगा। अच्छा, ये बाहरी सतहों का जो दबाव है ये ग्रेविटी फोर्स के कारण केंद्र की तरफ है, तो कहने का मतलब ये जो सेंटर है, ये जो केंद्र है किसका, इस पिंड का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका घनत्व बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि इन तारों का या इन पिंडों का या इन स्टेलर नेबुला का जो घनत्व जो केंद्र होता है, उस केंद्र का घनत्व क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आदि तारा का केंद्र क्या होता है दोस्तों, सघन होता है। क्या होता है, सघन होता है। इसलिए आदि तारा को भ्रूण तारा भी कहा जाता है। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भ्रूण तारा का
अन्य नाम क्या है, आदि तारा। भ्रूण तारा क्यों कहा है दोस्तों, क्योंकि इसका केंद्र बहुत सघन होता है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब दोस्तों आदि तारे का तो निर्माण हो चुका है, आदि तारे का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये सिकुड़ रहे थे तो गैसों के बादल में आपस में टकराव तो हो रहा होगा, क्योंकि देखो दोस्तों कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या होता है कि आपस में जब वो घूमेगी तो इनके अंदर के जो परमाणु रहेंगे वो आपस में तो एक दूसरे से टकराएंगे। तो दोस्तों ये कंटिन्यूसली छोटा होता जा रहा था, तो इसके अंदर के जो परमाणु थे ये एक दूसरे से टकरा रहे थे। कहने का मतलब ये था कि ये कोई तारा है और इस तारे के अंदर क्या था दोस्तों, हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकरा रहे थे, जिस कारण क्या हो रहा था दोस्तों, टकराने के कारण हाइड्रोजन के जो दो परमाणु थे वो मिलकर एक हीलियम का नाभिक बना रहे थे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, आपने नाभिकीय संलयन की क्रिया के बारे में पढ़ा होगा। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है दोस्तों, इसके बारे में समझ लीजिए। तो संलयन में क्या होता है कि एक संलयन होती है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। एक क्रिया होती है दोस्तों संलयन और एक होती है विखंडन। तो संलयन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, संलयन में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर, दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक हीलियम एटम बनाते हैं। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, संलयन। तो हमारे सूर्य में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी है या जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ताप है वो नाभिकीय संलयन क्रिया के फलस्वरूप है। तो सूर्य में कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, संलयन। विखंडन किस में होती है दोस्तों, तो जैसे परमाणु बम के बारे में आपने पता होगा कि उसको जब वो फटता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो दोस्तों विखंडन में क्या होता है कि एक हीलियम का एटम जब टूटता है तो वो कितने अणुओं में टूटता है, दो अणुओं में टूटता है। एक हीलियम टूटकर दो हाइड्रोजन के अणु या क्या बोल सकते हैं, परमाणु बनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों क्या हो रहा था कि आदि तारा भी कंटिन्यूसली छोटा होता जा रहा था। तो आदि तारा सिकुड़ कर छोटा सा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तारा। तो तारा बनने से पहले तारे की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, आदि तारा। आदि तारा से पहले जो अवस्था होती है उसे स्टेलर नेबुला बोलते हैं। स्टेलर नेबुला का निर्माण कैसे हुआ ये आपको पता होगा। तो दोस्तों अब तारे का निर्माण हो चुका है, किस प्रकार हुआ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तारे का तो निर्माण हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी ये तारा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसलिए कुछ समय बाद ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जब ये ठंडा होता, कुछ समय बाद नहीं, हजारों लाखों साल बाद जब ये ठंडा होता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों लाल दानव तारा। कौन सा तारा दोस्तों, लाल दानव तारा। बोर्ड क्लीन करने के बाद आगे की क्लास कंटिन्यू रखते हैं। अब दोस्तों लाल दानव तारा या रक्त दानव तारा तो हमने समझ लिया कि अभी किसका निर्माण हो चुका है दोस्तों, लाल दानव तारा का निर्माण हो चुका है। लाल दानव तारे का निर्माण हो चुका है दोस्तों। लाल दानव तारे का निर्माण हो गया, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, ये लाल दानव तारे का भविष्य जो रहेगा, इसके जो प्रारंभिक द्रव्यमान था उस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासकर तारों के जीवन चक्र पे। अभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक नियम आता है जिसे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा क्या होती है दोस्तों, अभी जो हमारा लेवल चल रहा है थोड़ा सा MPPSC के अकॉर्डिंग चल रहा है, MPPSC का ही हम सिलेबस लेकर चल रहे हैं, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा कठिन और गहराई में पढ़ रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चंद्रशेखर सीमा, तो पहले तो दोस्तों ये चंद्रशेखर के बारे में जानते हैं, ये कौन है। तो दोस्तों ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और ये रहते कहाँ थे, अमेरिका में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, अमेरिका में रहते थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो दोस्तों चंद्रशेखर का पूरा नाम क्या है, एस चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के भारतीय मूल के थे। अच्छा, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं ये भारतीय मूल के ही होते हैं। अभी क्या पता ये क्यों विदेश में जाकर इतना नाम कमाते हैं, भारत में नहीं कमाते। ठीक है, लाल दानव तारा
दोस्तों चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। चंद्रशेखर सीमा क्या थी वो देखते हैं। क्या होता है जो दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये क्या है आपका सूर्य है, ये क्या है आपका सूर्य है। तो इस सूर्य का जो द्रव्यमान है, इस सूर्य का जो द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान या इसके द्रव्यमान से कम, मतलब मान के चलिए एक सूर्य है और ये क्या है दोस्तों, एक तारा है। तो इस तारे का जो द्रव्यमान होगा वो सूर्य के द्रव्यमान से या तो कम होगा या इसके क्या होगा, इक्वल होगा या बराबर होगा। तो इसके बराबर होगा या इक्वल होगा तो दोस्तों क्या बनेगा, श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य के द्रव्यमान से कम, सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर द्रव्यमान होगा इस तारे का तो बनेगा श्वेत वामन तारा। अच्छा, इसकी सीमा क्या कहलाती है दोस्तों, तो इनने एक सीमा निर्धारित करी है 1.44। अगर सूर्य का द्रव्यमान तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम या सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है तो कौन सा तारा बनेगा, श्वेत वामन तारा। ठीक, और श्वेत वामन तारा क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो लाल दानव तारा था, ये लाल दानव तारा का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या इसके द्रव्यमान से अगर कम है, अगर कम है तो ये लाल दानव तारा किस में चेंज हो जाता है, श्वेत वामन तारे में। अब श्वेत वामन तारे के बारे में समझ लीजिए कि श्वेत वामन तारा ही आगे जाके काला वामन तारा बन जाता है। क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे अब ये लाल दानव तारा बना, लाल दानव तारा से कैसा तारा बना, श्वेत वामन तारा। श्वेत वामन तारा आगे जाके कैसा बन जाएगा, काला वामन तारा। अब काला वामन तारा बन गया, मान लो इसके अंदर एनर्जी और जो इसके अंदर जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। तो कम हो जाएगा तो दोस्तों इसके अंदर का जो प्रकाश रहेगा वो दिखाई नहीं देगा, तो कुल मिला के ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, कुल मिला के ये हमारे काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी जब खत्म हो जाती है तो इसका जो घूर्णन का जो घूर्णन का बोल रहा हूँ, इसके अंदर की जो टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, ये कोई भी ग्रह इसको अपने पास बुला लेता है। या मान के चलिए ब्रह्मांड में होता क्या है दोस्तों कि कोई ग्रह अगर बहुत तेज गति से घूम रहा है, कोई ग्रह बहुत तेज गति से घूम रहा है या तो ये अपने पास वाले पिंड को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों जब इसके अंदर की एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी, ये किसी भी ग्रह के पास चला जाएगा, उसका चक्कर करने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये तारा तो रहा नहीं, क्योंकि इसके अंदर की एनर्जी पूरी खत्म हो गई, तो ये बेकार का एक पिंड बचा। इसलिए दोस्तों ये किसी भी ग्रह का परिक्रमा या चक्कर काटते रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, श्वेत वामन तारा। या इसके बाद क्या बनेगा, ये काला वामन तारा, और काला वामन तारा बनने के बाद इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों चंद्रशेखर सीमा के विषय में हम बात तो कर रहे हैं, अपन ने क्या देखा, अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या बराबर है। लेकिन अगर ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना, इसमें आपका आएगा ब्लैक होल, और ब्लैक होल के बाद आएगा न्यूट्रॉन तारा, जिसे क्या बोलते हैं, पल्सर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अभी तो क्या था, बराबर था या कम था, लेकिन मान के चलिए इसी लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से क्या है, ज्यादा, या क्या है, कितना ज्यादा है, 1.44 गुने से लेकर कितने गुने तक, 3 गुने तक ज्यादा है, 3 गुना तक ज्यादा है। तो दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं इसके विषय में, ये क्या बन जाएगा, अभी क्या बना था दोस्तों, श्वेत वामन तारा। अभी क्या बना था, श्वेत वामन तारा बना था। लेकिन दोस्तों 1.44 गुना से 3 गुना तक अगर ज़्यादा है तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। अब दोस्तों एक बार ध्यान से समझ लीजिए, मैंने क्या बोला, लाल दानव तारा का अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा है, 1.44 गुना से लेकर 3 गुना तक ज़्यादा है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। अभी कैसे बनेगा वो समझ लीजिए दोस्तों। अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले क्या हुआ कि आकाश गंगाओं ने घूमना चालू किया, गैसों के बादल प्रभावित हुए, गैसों के बादल प्रभावित हुए दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा क्या बना, आकाश गंगा बनी, सॉरी, एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा क्या बना था, स्टेलर नेबुला नाम का तारा बना था, सॉरी, बादल बना था। स्टेलर नेबुला नाम का जो बादल बना था हमारा, इस बादल में क्या हुआ था, इस बादल में क्या हुआ था दोस्तों, स्टेलर नेबुला नाम के बादल में बहुत ही ज़्यादा क्या होने लगा था,
बड़ा होने लगा था। जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा था दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो गया था। गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण ये क्या हुआ दोस्तों, इसकी पूरी की पूरी शक्ति एक केंद्र पर स्थापित हो गई, जिसके कारण ये सिकुड़ने लगा। और सिकुड़ने के साथ दोस्तों क्या हुआ, इसके एक दूसरी अवस्था में पहुंच गया, जैसे हमने क्या बोला, आदि तारा। आदि तारा से ये क्या बना दोस्तों, हमारा तारा। तारा बनने के बाद क्या हुआ, ये लाल दानव तारा बना। ठंडा होने के बाद लाल दानव तारा से दोस्तों इसकी दो अवस्था हुई। अगर मान के चलिए 1.44 गुना या 1.44 गुना से कम या बराबर हुआ तो क्या बना, श्वेत वामन तारा, काला वामन तारा, उसके बाद तारा खत्म। लेकिन मान के चलिए इसका द्रव्यमान, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इसलिए समझा रहा हूँ, इसका द्रव्यमान अगर 1.44 गुना ज़्यादा है या 3 गुना तक ज़्यादा है तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा कैसे बनता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी क्या होता है दोस्तों कि ये मान के चलिए एक तारा है, ये क्या है दोस्तों, तारा। तो प्रारंभिक में तारे में क्या बना था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बना दोस्तों, हीलियम बना। हाइड्रोजन से क्या बना, हीलियम बना। लेकिन दोस्तों न्यूट्रॉन तारा बनने से पूर्व क्या होता है कि ये लाल दानव तारे में क्या होता है दोस्तों, हीलियम के बाद, हाइड्रोजन से हीलियम बन चुका है, हीलियम से और अभी कंटिन्यूसली बन रहा है। लेकिन हाइड्रोजन से हीलियम बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, हीलियम जो है वो कार्बन में चेंज हो जाता है। अभी कार्बन में चेंज होने के बाद दोस्तों कार्बन किस में चेंज हो जाता है, लोहे में चेंज हो जाता है, भारी यौगिकों में या भारी पदार्थों में चेंज हो जाता है। तो तारा जो था हमारा, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन और कार्बन से किस में चेंज हो गया, लोहे में चेंज हो गया। तो मतलब इस तारे का जो केंद्र था, इस तारे का जो केंद्र था उसमें क्या भर गया, लोहा ही लोहा भर गया। तो लोहा ही लोहा भर गया तो इसके अंदर जो क्रिया चल रही थी, कौन सी क्रिया चल रही थी, नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया चल रही थी वो क्रिया क्या होती है दोस्तों, प्रभावित हो जाती है और कुछ समय पश्चात नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाती है। और जैसे ही नाभिकीय संलयन की क्रिया दोस्तों रुक जाती है तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर का जो ग्रेविटी फोर्स होता है, इसके अंदर का जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो प्रत्येक तारा अपनी 3 परतों से मिलकर बनता है। कितनी परतों से मिलकर बनता है, 3 परतों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तारे का जो केंद्र होता है, ये केंद्र इस तारे के बीच वाली मध्यम वाली जो परत होती है उसको क्या कर देता है दोस्तों, नष्ट कर देता है। तो नष्ट कर देता है दोस्तों। तो कितनी परत बचती हैं, 2 परत बचती हैं, एक तो अंदर वाली और एक बाहर वाली। तो दोस्तों क्या होता है, जब ये बीच वाला पार्ट नष्ट होता है तो दोस्तों ये बड़ा वाला पार्ट भी क्या हो जाता है, इसमें एक भयंकर ज़्यादा विस्फोट होता है। और इस बड़े विस्फोट को क्या नाम दिया है दोस्तों, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट जब होता है दोस्तों तो ये पूरा का पूरा जो हमारा तारा था, लाल दानव तारा, ये पूरा तारा नष्ट हो जाता है। ये पूरा तारा नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद यहाँ से तारों की नई पीढ़ियों का जन्म चालू हो जाता है और एक तारे का जन्म होता है जिसे क्या बोला गया है दोस्तों, न्यूट्रॉन तारा। क्या बोला गया है, न्यूट्रॉन तारा बोला गया है। दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन तारे के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये तारे के विषय में हम बात जो कर रहे हैं, ये न्यूट्रॉन तारा दोस्तों बहुत खास तारा है। इस तारे के नाम पर वर्तमान में एक बाइक चल रही है जो सबसे फेमस बाइक है, जिसका नाम क्या है, पल्सर। जी हाँ, इसे पल्सर कहा गया है। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा गया है। क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि ये एक सेकंड में 30 बार अपने अक्ष पर रोटेट हो जाता है, अपने अक्ष पर घूम जाता है। न्यूट्रॉन तारा 1 सेकंड में 30 बार अपने अक्ष पर घूम जाता है, इसलिए इसे पल्सर कहा गया है। दोस्तों क्या होता है कि अब जो न्यूट्रॉन तारा जो होता है, ये तारा बहुत स्पीड से घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो एनर्जी है वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद पूरी ख़त्म हो चुकी है। बीच में तो थोड़ा सा जो पार्टिकल बचे थे, जो छोटे छोटे इसके पिंड बचे थे, उन सब ने मिलकर इसका निर्माण किया था, लेकिन ये पूरा खोखला हो चुका है। इसके बाद ये बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। तो दोस्तों जब इसकी गति बहुत तीव्र होती है तो उस समय इसके आसपास के पिंड को भी ये अपने लपेटे में ले लेता है। तो जब ये पिंड के इसके लपेटे में जाते हैं दोस्तों तो ये इसके अंदर जाकर समाहित हो जाते हैं और धीरे से दोस्तों ये तारा किस में चेंज हो जाता है, ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों ब्लैक होल के विषय में बात करें तो ब्लैक होल क्या है, तो इसका जो घनत्व होता है, इसका जो घनत्व होता है ये इतना ज़्यादा होता है कि हम फोटॉन की बात करें,
फोटॉन मतलब लाइट। अगर हम लाइट या प्रकाश की एक किरण भी इसके ब्लैक होल के अंदर से गुजारें तो ये नहीं गुजर सकती। अगर मान के चलिए कोई भी तारा हो, कितना भी बड़ा तारा हो, आखिरी में किस में परिवर्तित हो जाता है? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ब्लैक होल कैसा दिखता है दोस्तों? ब्लैक होल के विषय में मैं आपको बताऊं कि ये इस प्रकार का क्या है दोस्तों, एक तारा है। तो अगर हम यहाँ से एक टार्च जलाते हैं, तो यहाँ से एक टार्च जलाएंगे दोस्तों, यहाँ तक तो उजाला रहेगा, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश इसके अंदर पहुँचेगा, ये प्रकाश पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ पर एक भी प्रकाश की छोटी सी किरण दिखाई नहीं देगी दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इसका घनत्व होता है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा गया है। इसमें पूरा का पूरा आकाश गंगाएं समा जाती हैं दोस्तों, जिसके बाद भी यहाँ पर कोई उजाला नहीं होता, यहाँ कोई प्रकाश नहीं होता। तो ये था दोस्तों तारों का जीवन चक्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।